पुष्प देकर माननीय केंद्रीय मंत्री श्री BL वर्मा साहब का सम्मान कर रहे हैं दूरदर्शन के महानिदेशक और अपर महानिदेशक महोदया। और आपकी तालियां अगर जोर से बजेंगी तो कॉन्क्लेव जबरदस्त होगा, तालियां धीमी होंगी तो कॉन्क्लेव की गर्मी कम हो जाएगी। और मैं अनुरोध करूंगा हमारे केंद्रीय मंत्री महोदय से कृपया दीप प्रज्वलित करें ताकि आज का कार्यक्रम प्रारंभ हो सके। ये भारतीय परंपरा है, सनातन परंपरा है, जिसके तहत सबसे पहले दीप प्रज्वलित करते हुए हमारे केंद्रीय मंत्री महोदय बदायूं के निवासी हैं और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोडक्ट हैं। तो आपके अपने हम सब के माननीय मंत्री महोदय, अपर महानिदेशक और दूरदर्शन के महानिदेशक महोदय के साथ दीप प्रज्वलित करते हुए बरेली में ये तीसरा कॉन्क्लेव है उत्तर प्रदेश में हमारा, और उसके बाद ये सिलसिला लगातार जारी रहने वाला है। और आज दिन भर बहुत खास कई सत्र हमने आपके लिए सजाए हैं। इसके लिए आपको लगातार DD न्यूज़, DD यूपी देखना होगा और DD उत्तराखंड भी देखना होगा। बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय, बहुत धन्यवाद महानिदेशक महोदया, और बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, अपर महानिदेशक महोदया, महानिदेशक महोदय और केंद्रीय मंत्री महोदय। अप दीपो भव, हमें स्वयं अपना दीपक बनना है, स्वयं को प्रकाशवान बनाना है, आत्म को प्रकाशित करना है। यह हम सबका धर्म है। जल उठे हैं दीपक, आपकी तालियां सिर्फ उसकी जरूरत है। मैं अनुरोध करूंगा DG दूरदर्शन से, माननीय मंत्री महोदय कृपया अपना स्थान सामने ग्रहण करें। अगले सत्र में हम आपको शीघ्र ही बुलाएंगे। माननीय मंत्री महोदय स्थान ग्रहण करते हुए DG साहब कृपया अपने उद्बोधन के लिए पधारें, हमें कॉन्क्लेव के विषय में जानकारी दें। DG दूरदर्शन श्री मयंक अग्रवाल। प्राचीन काल के पांचाल प्रदेश की यह भूमि, जहां प्राचीनता, परंपरा और आधुनिकता का संगम है, इस रोहिलखंड के बरेली शहर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे साथ इस समय केंद्रीय मंत्री श्री BL वर्मा जी मौजूद हैं। इसके अलावा विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिगण, प्रबुद्धजन, समाजसेवी, मीडिया कर्मी और दूरदर्शन के मेरे सभी सहयोगियों का एक बार पुनः स्वागत है। वर्तमान विधानसभा चुनावों की पृष्ठभूमि में दूरदर्शन की यह चौथी और उत्तर प्रदेश में आयोजित तीसरी कॉन्क्लेव है। इससे पहले लखनऊ, मेरठ, देहरादून में हम कॉन्क्लेव आयोजित कर चुके हैं। उद्देश्य है कि विभिन्न राजनीतिक दलों को विधानसभा चुनावों को देखते हुए अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए एक स्वस्थ मंच प्रदान करना। दूरदर्शन का मूल वाक्य है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य सर्वत्र है, सत्य सब तक पहुंचे। पक्ष और विपक्ष जन सरोकार के मुद्दे राष्ट्रीय पटल पर रख सकें, यह हमारा प्रयास है। यह आवश्यक है क्योंकि मतदाता जागरूक हो, मत डालते समय वह विवेकपूर्ण निर्णय ले सके। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि पहला सत्र हम शीघ्र आरंभ करने वाले हैं। हमारी आशा है कि आज की यह कॉन्क्लेव सार्थक रहेगी। धन्यवाद। जो उत्तर प्रदेश का कुशासन है, जो उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ सरकार ने वादे किए थे, अपने घोषणा पत्र में कहा था, एक भी घोषणा पत्र में जो भी बात उन्होंने कही थी उसको पूरा नहीं किया। हमारा गठबंधन किसानों की समस्याओं को लेकर के काम कर रहा है और किसानों के लिए आगे सरकार बना करके किसानों के उत्थान के लिए काम करेगा। यहाँ के 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया तो योगी सरकार ने किया है। 1.5 लाख करोड़ रुपया यहाँ के 2.5 करोड़ किसानों को 6-6 हज़ार रुपया देने का काम अगर किया तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से हुआ है। गन्ना किसानों की बकाया राशि नहीं मिलती थी पूर्व की सरकारों में, हमने पिछले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपया गन्ना किसानों को दिया है खरीद के रूप में।
जहां तक न्यूनतम समर्थन मूल्य है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको भी दुगना किया, खरीद भी दुगनी की, अपने आप में रिकॉर्ड है। निवेश भी आया, रोजगार आप देखिए, पुरानी सरकारों में जहां 1 लाख 1.5 लाख मिलता था, 4.5 लाख सरकारी नौकरियां मिली। बहुत जोर लगाया उन्होंने, जोर लगा के कहां तक पहुंच पाए? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमने बनाया। अरे भाई, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तो आपके सदन में खड़े होके आपके मंत्री कह रहे थे कि 40% लैंड समाजवादी एक्वायर करके मुझे दे के गई थी। फिर इन्होंने बड़ी मुश्किल से चलाया कि एक्सप्रेसवे हमने पश्चिम में बनाया। कौन सा बनाया भाई? कौन सा एक्सप्रेसवे आपने पश्चिम में बना दिया? लखनऊ से दिल्ली जाने के लिए सड़कें हमेशा से थी, ट्रेन बस हमेशा से थी, हवाई जहाज पहले से थी, लेकिन लखनऊ से बलिया जाने के लिए कुछ नहीं था। जरूरत कहां पर है? आप लखनऊ से गाजीपुर तक पूर्वांचल जाइए, पर जहां ध्यान दिया जाना चाहिए थोड़ा सा, वो ये कि जैसे ही आप 310 किलोमीटर पर बलिया के लिए उस एक्सप्रेसवे से उतरते हैं, तो जैसे ही आप जहूराबाद में आते हैं, वैसे ही वो सड़क खराब हो जाती है। और इस समय मंच पर सम्मान हो रहा है हमारे आज के पैनलिस्ट्स का। केंद्रीय मंत्री श्री BL वर्मा साहब, बहुजन समाज पार्टी के श्री जगदीश प्रसाद, समाजवादी पार्टी के श्री सत्येंद्र यादव, कांग्रेस के श्री कुलभूषण त्रिपाठी, सामाजिक कार्यकर्ता श्री फरहत नकवी। मंच पर सम्मान का यह सिलसिला अब समाप्त होता हुआ, और अब मैं जी जगदीश प्रसाद जी, कुलभूषण त्रिपाठी जी, कांग्रेस के कुलभूषण त्रिपाठी जी। मित्रों, डीडी कॉन्क्लेव के इस भाग के प्रायोजक हैं फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंस्पायरिंग ट्रस्ट अश्योरिंग सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड, PFRDA, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हर पल आपके साथ, बैंक ऑफ बड़ौदा, वी लिव इन योर वर्ल्ड, और हमारे मीडिया पार्टनर हैं दैनिक जागरण। तो अब मैं मंच सौंपता हूं सुश्री रीमा पाराशर को। पहले चरण का मतदान हो चुका है और अब दूसरे चरण में जिन सीटों पर मतदान हो रहा है, बहुत ही ज्यादा अहम सीटें हैं वो, और जिस जगह पर इस वक्त मौजूद हैं हम बरेली में, यहां से शुरुआत करते हैं। बहुत खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, और जो हम विषय ले रहे हैं अपने शुरुआत करने का इस पैनल को, उसका नाम है सिर्फ सत्ता की दरकार या सामाजिक सरोकार। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, और जब सत्ता में किसी को भी चुना जाता है जनता की तरफ से, उनकी उम्मीदें यही होती हैं कि समाज के लिए वो सरकार काम करे, और मुद्दे जो उठाए वो भी जनता के वो मुद्दे उठाए जाए जिनसे जनता का सीधे सीधे सरोकार हो। तो इस चुनाव में क्या वाकई में जो समाज से जुड़े मुद्दे हैं वो उठाए जा रहे हैं या नहीं, और कितना काम हो पाया, सीधे तौर पे हम इसी पर चर्चा अपनी शुरू करते हैं। हमारे साथ केंद्र में मंत्री BL वर्मा जी हैं। वर्मा जी, आप ही से मैं शुरुआत करूंगी। मुद्दे जब उठे थे और तमाम मुद्दे उठे थे, तो बीजेपी का नारा एक ही था कि विकास, और विकास के दम पर ही ये चुनाव लड़ा जाएगा। सामाजिक सरोकार की अगर हम बात करें, तो कितना सफल आप अपनी सरकार को मान रहे हैं इस चुनाव में? सबसे पहले दूरदर्शन के आप सभी के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि आज आपने माइक तीसरा दीदी नहीं, आप दे दीजिए। ये तीसरा हेलो 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 ये डीडी न्यूज का डीडी तीसरा कॉन्क्लेव है आपका, और इसमें जो आपने कहा सामाजिक सरोकार हमारा क्या है और राजनीति की दृष्टि से हमने क्या समाज को दिया है,
तब मैं कह सकता हूं कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, हमने उसी के तहत बिना भेदभाव के, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे वो प्रदेश की हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं हो, सबका लाभ हमने बिना भेदभाव के देने का काम किया है। अगर मैं कहूँ गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास हो, मुख्यमंत्री आवास हो, शौचालय हो, सौभाग्य योजना में बिजली का कनेक्शन हो, या अन्य योजनाओं के माध्यम से किसान सम्मान निधि हो, हमने जो भी दिया है बिना किसी भेदभाव के सबको देने का काम किया है। और साथ ही साथ अगर हम चले जाएं, जब भाजपा की सरकार केंद्र में नहीं थी, उस समय जिस प्रकार के भ्रष्टाचार के मामले आते थे, बड़े बड़े भ्रष्टाचार, जिसमें 11.5 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार सामने आ गए थे, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री मोदी का, जिन्होंने जनधन खाते खुलवाने का काम किया। और जनधन खाते खुलवाकर आज लगभग 44 करोड़ जनधन खाते खुले। उन जनधन खातों के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से एक बटन लखनऊ से दिल्ली से दबता है और लाभार्थियों के खाते में पूरा पैसा पहुंच जाता है। मैं याद दिलाना चाहूँगा, कभी स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उन्होंने कहा था कि हम 1 रुपये में 1 रुपया भेजते हैं दिल्ली से, और 1 रुपये में 100 पैसे अगर होते हैं तो 15 पैसे पहुंच पाते हैं, 85 पैसे भ्रष्टाचार के फंड चढ़ जाते हैं। तो 1 रुपये में 100 के 100 पैसे अगर देने का काम किया है, तो डीबीटी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनधन खातों के माध्यम से देने का काम किया है। इसलिए बड़े विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि रोहिलखंड ही नहीं, पूरा प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के अंदर हमने बिना भेदभाव के उन योजनाओं को लाभ पहुंचाने का काम किया। वर्मा जी, मैं बाकी अपने मेहमानों के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले जो आपने बात कही उसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि जब विकास की बात होती है और जब सामाजिक सरोकारों की बात होती है, जिस तरह से आपने लगातार गिनाया भी, और जो बीजेपी का संकल्प पत्र है उसमें भी कई सारे ऐसे अहम मुद्दे दिखाई दे रहे हैं, तो फिर विपक्ष अगर ये आरोप लगाता है कि ये चुनाव ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ गया है, उसमें कितना दम दिखाई देता है? देखिए, भाजपा कभी ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करती। हमने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, हमने उसी लाइन पर काम किया है। लेकिन क्योंकि 2017 से पहले जो हम देखेंगे, तो जिस तरह से गुंडाई होती थी, भ्रष्टाचार, जिस तरह से जमीनों पर कब्जे, माफियागिरी करते थे, योगी सरकार में गुंडे माफिया को ठीक करने का काम हुआ है। अब गुंडे माफिया जब ठीक हुए हैं और इस प्रकार की बात आती है, तो हमारे विरोधी दल कहते हैं कि हम ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। हम कोई भी ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। हम सबका साथ, सबका विकास, वही उसी नीति पर चलते हैं। और हमने अगर गुंडे माफियाओं से मुक्त कराकर इस प्रदेश को, दंगाइयों से मुक्त कराकर इस प्रदेश को हमने अगर मुक्त कराया है, तो मुझे लगता है कि ये जनता के लिए जो है अच्छा काम किया है। और मुझे नहीं लगता कहीं भी हम ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। हाँ, इतना जरूर है, जब बात करते हैं, कई लोग, आप ही लोग कहते हैं कि साहब कैराना से माननीय अमित शाह जी शुरू करते हैं तो पलायन की बात करते हैं। तो पलायन 2017 से पहले हुआ था, लेकिन अब पलायन जिनका किया जाता था वो पलायन नहीं कर रहे हैं, अब पलायन कराने वाले पलायन कर रहे हैं। अच्छा, इसलिए हमने कोई ध्रुवीकरण नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जनता को सुरक्षा देने का हमारा वायदा था, उसे पूरा किया है। और कानून व्यवस्था जिस तरह से हमने दुरुस्त करने का काम किया है, वो सब पूरा प्रदेश चलता है। सत्येंद्र जी, आपसे रिएक्शन मैं लेना चाहूंगी। समाजवादी पार्टी की तरफ से कई सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लेकिन आपके मुद्दों में कहीं पर भी विकास का मुद्दा क्यों अब ऐसा लग रहा है लुप्त होता जा रहा है? सामाजिक सरोकार जो हम जिस पर बात कर रहे हैं, आपके कैंपेन से वो दूर क्यों हट गया है? और आपका कैंपेन अब सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी और तमाम जो, जिस तरह से वर्मा जी ने कहा, ध्रुवीकरण पर आधारित हो गया है? सबसे पहले डीडी न्यूज़ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने कहा जुमलेबाजी, तो जुमलेबाजी की जो सरकार है या जो पार्टी है, वो सभी जानते हैं कि वो भाजपा है। मैं, वसीम बरौली साहब का शहर है, तो वसीम बरौली साहब ने कहा है कि वो झूठ बोल रहा था इतने सलीके से, वो झूठ बोल रहा था इतने सलीके से, मैं एतवार ना करता तो और क्या करता। तो ये सिर्फ झूठ बोलकर राजनीति करते हैं, इनका कोई विकास का मुद्दा नहीं है। अगर विकास की बात करें तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से करिए, जिन्होंने हमेशा उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का काम किया है, इंडस्ट्री लगाने का काम किया है। आज जो बिजली की व्यवस्था आप देख रहे हैं, जिसको भाजपा अपना बता रही है, इनसे पूछिए कि इन्होंने कितने कारखाने बिजली के उत्तर प्रदेश के अंदर लगाए हैं। देखिए, कारखाना लगाने के बाद उसका जो है विस्तार किया जाता है, उसकी लाइनें बिछाई जाती हैं, तमाम ऐसे
काम किए जाते हैं जिसमें समय लगता है, और सरकार को उतना समय नहीं मिल पाया, समाजवादी पार्टी की सरकार को। और सरकार 5 साल बदल का गई। समय तो मिला था, 5 साल का 5 समय साल में पूरा हमने नहीं। कारखाना लगाया, उसी का परिणाम है कि आज आप बिजली की व्यवस्था जो सुचारू रूप से देख रहे हैं, जो 18-20 घंटे बिजली आपको मिल पा रही है, वो समाजवादी पार्टी की सरकार में लगे हुए कारखानों से मिल रही है, ना कि भाजपा की। अगर इन्होंने कोई लगाया हो तो बताइए, कोई कारखाना इन्होंने नहीं लगाया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे समाजवादी पार्टी ने रिकॉर्ड समय में बना कर दिया। तो ऐसे तमाम विकास कार्य हैं। जब हमारा मैनिफेस्टो आया था, 18 लाख लैपटॉप हमने बांटने की जब बात की थी, तो यही लोग कह रहे थे कि इतने लैपटॉप कैसे बांट पाएंगे, 18 लाख लैपटॉप, ये सिर्फ जुमलेबाजी है, ये कभी नहीं बांट पाएंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी ने पहले ही साल में 18 लाख युवाओं को लैपटॉप बांटने का काम किया, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला बच्चा भी वहाँ से ट्वीट करके उनको धन्यवाद देता है कि आपकी बदौलत हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसी जगह पे पढ़ पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारा जो विजन है वो विकास का विजन है, और हमेशा आगे बढ़ाने का काम करते हैं समाजवादी पार्टी के लोग। अगर हम आपकी पार्टी की बात करें तो ऐसा लगता है कि कैंपेन में आपके इरादे कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं, और काफी हद तक लुप्त होती हुई पार्टी का दर्जा आपको इस पूरे चुनाव में मिल चुका है। बसपा का आखिर एजेंडा क्या है इस चुनाव में? क्योंकि जो बात यहाँ पर की जा रही है कि फाइट पूरी तरह से अगर है कहीं पर तो वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। बसपा इतनी ज्यादा अंडर करंट क्यों समझ नहीं पा रही थी, या क्यों अब तक सीधे आ नहीं पा रही थी सामने? धन्यवाद। मैं यहाँ पर उपस्थित दिल्ली दूरदर्शन को ससम्मान देते हुए बड़े आदर और सम्मान के साथ में यहाँ विभिन्न राजनीतिक दलों के बैठे हुए सभी प्रतिनिधियों को, आदरणीय वर्मा जी मंत्री जी को और आदरणीय पत्रकार बंधुओं जी को, मैं सबको सादर नमस्कार करते हुए मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। कोई बात नहीं। आपने कहा कि आपकी पार्टी विलुप्त होते नजर आ रही है, और ये जो मीडिया द्वारा, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता हूं। हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में 4 बार सरकार बनी। 2007 से लेकर 2012 तक पूर्ण बहुमत की सरकार रही हमारी, और इस पूर्ण बहुमत की सरकार में शिक्षा के क्षेत्र में जितना अभूतपूर्व योगदान बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हुआ, शायद उसके पहले और उसके बाद में नहीं हुआ। दूसरी बात, शिक्षा के बाद चिकित्सा में बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 पे रही है। किसी ने चिकित्सा का भी ध्यान नहीं दिया। और रही सुरक्षा के मामले में, तो सुरक्षा के मामले में बहुजन समाज पार्टी में कभी कोई दंगा नहीं हुआ, और रात के समय में भी किसी भी समय हमारी बहन, हमारी बेटियां, हमारा भाई कभी भी स्कूल से आ सकता था, कभी भी अपने ऑफिस से आ सकता था। और दूसरों के शासन में अगर आप इसकी तुलना करेंगे तो बैंक से निकलते हुए उसके पैसे रास्ते में छीन लिए जाते थे। हमारा जो वोटर्स है, हमारा वोटर्स वो बोलता कम है, क्योंकि अभी आपने देखा कि कानपुर में ही एक वोटर्स ने कह दिया मैं बहुजन समाज पार्टी को वोट दूंगा, तो उसको मार मार के अधमरा कर दिया। अभी आपने यहाँ कासगंज में एक वोट को देखा, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, एक वोटर ने कह दिया कि नहीं हम तो बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे। तो उस वोटर को सामने पेपर में इस बात के छपा कि मेरी सरकार को आने दीजिए, अब मैं आपको उठवा लूंगा। बहुजन समाज पार्टी कभी इस पे विश्वास नहीं करती है। हमारी आदरणीय बहन जी कभी इस बात को लेकर के किसी को माफ भी नहीं करती हैं। हमारे पास इतने कार्यकर्ता हैं कि अगर बहन जी का एक ट्वीट भी आता है तो हमारे बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता के पास में वे ट्वीट पहुंच जाते हैं। हमारा ज्यादा लोगों की तरह हवाई कार्यक्रम करने में हमारा विश्वास नहीं है। हम धरातल पर काम करते हैं, आदरणीय बहन जी के निर्देशों का पालन करते हुए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हुए, सबको सम्मान देते हुए, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो किसी भी समाज का हो, सबको सम्मान देते हुए बहुजन समाज पार्टी काम करती है। मैं वर्मा जी पर एक बार फिर से आना चाहूंगी, लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन मैं कांग्रेस की तरफ से भी ले लेती हूँ, क्योंकि कांग्रेस ने जो ये पूरा कैंपेन अपना चलाया, आपकी प्रियंका गांधी वाड्रा जब मैदान में उतरती हैं तो वो उन्होंने इस बार ये तो करके दिखाया है कि काफी लाइमलाइट में वो दिखाई दे रही हैं, कैंपेन चलाने की कोशिश है। लेकिन जब वोट डालने की बात आती है तो वोटर ये बात करते हुए क्यों सुनाई पड़ रहे हैं कि क्या इस बार कांग्रेस को वोट देकर हम अपना वोट खराब करेंगे, और इससे अच्छा ऐसी पार्टी को वोट दे जहां पर सीटें जीत कर आने का मादा वो लोग रखते हो। कांग्रेस की ऐसी इमेज बन चुकी है। सबसे पहले तो दूरदर्शन की पूरी सम्मानित टीम का नाथ नगरी और आला हजरत की जमीन पे स्वागत है। जैसा विषय है सामाजिक सरोकार का,
तो दुष्यंत के एक शेर से बात शुरू करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक सरोकारों का सच ये है कि कहाँ तो तय था चिरांगा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, यहाँ तो दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो चलें यहाँ से उम्र भर के लिए। भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक सरोकारों की अगर जो बात की जाए तो इनके सिर्फ सामाजिक सरोकार फाशीवादी ताकतों की तरह विभाजन के हैं, नफरत के हैं और झूठे वादों के हैं। यहाँ पर आदरणीय मंत्री जी बैठे हैं, मैं उनसे एक प्रश्न रख देता हूँ, आगे उनके पास आएगा समय, कि जो डबल इंजन की सरकार है आपकी, ये जमीन पे चलती है या हवा में उड़ती है? अगर जो जमीन पे चलती होती तो जिस रोहेलखंड की जमीन पर बैठे हुए हैं, पिछले 8 साल में हुलासनगरा क्रॉसिंग पर पुल क्यों नहीं बना? दूरदर्शन के ऑफिस तक अगर जो शहर से हम जाते हैं तो लाल फाटक का पुल क्यों नहीं बना? दरअसल आप विकास पर काम ही नहीं करते हैं। शिक्षा स्वास्थ्य के मामले में पिछले 5 साल में बरेली में क्या योगदान है, आप एक भी नाम नहीं गिना पाएंगे। लेकिन जैसा आपने प्रश्न पूछा कांग्रेस के लिए, आदरणीय प्रियंका जी ने जब से उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है और उन्होंने यहाँ के समीकरण बदल दिए हैं राजनीति के। उन्होंने M/K का एक नया समीकरण सामने रख दिया, M फॉर महिला, Y फॉर युवा। हम महिलाओं के लिए शक्ति विधान लेकर आए हैं, युवाओं के लिए भर्ती विधान लेकर आए हैं। अभी जो लाइमलाइट आप कह रही है दिखाई दे रहा है, वो वोट में भी तब्दील हो रहा है। हमारा संगठन मजबूत हो रहा है। कुछ कारण थे जिससे कांग्रेस का संगठन उत्तर प्रदेश में कमजोर हुआ और उसकी सजा कांग्रेस ने भोगी है। लेकिन अब 30-32 साल बाद दोबारा से संगठन मजबूत हुआ है और वोट बिल्कुल भी खराब नहीं हो रहा है। जो महिलाओं का वोट है, जो हमारा शक्ति विधान है, उसके आधार पर महिलाओं की साइलेंट वोटिंग कांग्रेस के पक्ष में हो रही है। भर्ती विधान में जो हमने वादा किया है, उसके आधार पर युवा कांग्रेस के लिए वोट कर रहा है। तो कतई ये नहीं स्वीकार सकते हैं। हाँ, पहले चरण के जो रुझान आए हैं उनसे ये जरूर पता लगा है कि तथाकथित शहरी वोटर, जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर था, वो इस बार वोट करने नहीं निकल रहा है, क्योंकि सामाजिक सरोकारों से वो निराश हो चुका है। जुमले और वादे तो बहुत आए, 15 लाख के आए, काले धन के आए, अच्छे दिनों के आए, लेकिन शायद इससे बुरे दिन नहीं होंगे। पलायन का जिक्र किया आदरणीय मंत्री जी ने। ठीक है त्रिपाठी जी, रिएक्शन में ले लेती हूँ। पलायन कोरोना के समय हुआ है मैम। पलायन, इससे बुरा पलायन इस देश ने कभी इतिहास में नहीं देखा था जो कोरोना काल में पलायन हुआ है। वर्मा जी, पहले तो जो इन्होंने आपसे सवाल पूछा है मैं उसी का जवाब देना चाहूंगी, क्योंकि ये जो इलाका है रोहेलखंड का, यहाँ पर महिला वोटर भी बहुत ज्यादा अहम है और इस बार अलग तरीके से देखने में आ रहा है कि महिलाएं बाहर निकल रही हैं। भले ही वो मैदान में ना उतरे, लेकिन अंदर खाने जो उनका प्रभाव है वो दिखाई दे रहा है इस पूरे चुनाव पर। उन वोटरों पर कितना असर पड़ता हुआ दिख रहा है आपकी तरफ? और दूसरा, जो फैक्टर चलाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर MY, उसका कितना असर है? देखिए, 2-3 सवाल माननीय कांग्रेस के प्रतिनिधि की तरफ से, हमारे साथी समाजवादी पार्टी की तरफ से, और आपने जो कहा है, तब मैं कह सकता हूं कि महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा सम्मान और सुरक्षा अगर मिली है तो भाजपा के शासन में मिली है। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के शासन में महिलाओं के साथ आए दिन इस तरह की घटनाएं सुनने को मिलती थी, मुझे लगता है कि उनमें हमने रोक लगाने का काम किया है और महिलाएं आज सुरक्षित वो महसूस करती हैं कि हम रात में भी किसी समय कहीं भी जा सकते हैं। दूसरा, इन्हें हमारे जो विरोधी दल के लोग हैं, विकास उन्हें क्यों दिखाई नहीं पड़ता? अगर मैं कहूं कि रोहिलखंड में, बरेली मंडल में 4 जिले हैं, चाहे बदायूं हो, बरेली हो, शाहजहांपुर हो, पीलीभीत हो, सभी में हमने समग्र विकास करने का काम किया है, सड़कों का जाल बिछाने का काम किया है। और बरेली में ही आप देखेंगे तो इतना अतिशीघ्र हमने, चाहे वो सामतगंज का फ्लाईओवर हो, चाहे वो चौपला का, अरे भैया हमने बनाया है सारा, हमने सबने, यही तो समस्या है ना। दूसरा, चौपला का देखिए, और अभी बोलिए, एक करके बोलिए, अपना जवाब दीजिए, नंबर आए तो। मैं तो नहीं बोला आपके। और उधर आप देखेंगे तो अभी सैटेलाइट पर फ्लाईओवर देखें, चाहे चौपला का फ्लाईओवर पर देखें, और रेलवे फाटक का जो है फ्लाईओवर लगातार काम चल रहा है। कुछ उसमें अड़चनें थी, वो भी दूर हुई हैं। मुझे लगता है कि वो भी जल्दी से दूर हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी के बारे में मैं कहूँ तो नाम समाजवादी जरूर है, कोई लोहिया की समाजवादी नहीं है। ये समाजवादी नहीं बल्कि पार्टी पूरी परिवारवादी, और परिवार चलाते हैं। और परिवार के हमारे यहाँ, मैं तो बदायूं से आता हूँ, तो बदायूं से भी वहाँ से आकर के चुनाव लड़ने के लिए आए थे, और वहाँ से हमने 2019 में भी
करा के वापस भेज दिया है, तो हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं कोई विभाजन का काम नहीं करती है। और जैसा कि कहा कि हम केवल एक वर्ग को काम करते हैं, ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी कुछ भी कहे, कांग्रेस कुछ भी कहे, लेकिन हम कह सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री का नारा सबका साथ सबका विकास। अगर आप देखेंगे किसान सम्मान निधि, तो 2000 रुपये अगर हम देने का काम करते हैं, साल भर में 6000 देते हैं, तो केवल भाजपा के समर्थकों को नहीं दिया, हमने प्रत्येक किसान को देने का काम किया है। और जिस तरह से 2000 अगर आता है तो पूरा 2000 देने का काम किया है। कोई नहीं कह सकता कि हमने 1990 दिया होगा। अगर शहरी क्षेत्र में गरीब आवास, प्रधानमंत्री आवास में पैसा मिलता है 2,50,000, तो पूरा 2,50,000 दिया है। अगर ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 मिलता है तो पूरा 1,20,000 मिलता है। अब बीच में हाँ हमारे यहाँ कुछ परेशान लोग हैं। परेशान कौन है? दलाल और बिचौली, वो परेशान है। बटन वहां से दबता है, सीधा पैसा लाभार्थी खाते में चला जाता है। तब मैं कहना चाहता हूँ, चाहे वो हमारा विकास का मुद्दा हो, चाहे वो हमारा सुरक्षा का मुद्दा हो, भाजपा ने पूरी तरह से पूरा करने का काम किया है। और मैं योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कोरोना काल की बात की, कोरोना काल में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना की लड़ाई लड़ी गई, पूरा दुनिया हिल गया था, लेकिन आज हम सुरक्षित बैठे हैं, यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, तो तीसरी वेव पता नहीं चली। उसके पीछे क्या है? उसके पीछे है कि हमारी वैक्सीन, और हमारे वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाने का काम किया। ये पहली बार हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और वैक्सीन हमने सबको फ्री देने का काम किया है। हमारे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, इसको तो वैक्सीन को भी लोग गुमराह करना चाहते थे। ये वैक्सीन मत लगवाइए, वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ये वैक्सीन तो भाजपा की वैक्सीन है, ये वैक्सीन तो मोदी वैक्सीन है। लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि अपने पिताजी को नहीं समझा पाए। माननीय मुलायम सिंह यादव सब पहुंच गए कि वैक्सीन लगा दीजिए। थोड़ी देर में डिम्पल जी पहुंच गई, वैक्सीन लगा दीजिए। और उसके बाद अखिलेश जी पहुंच गए, वैक्सीन लगा दीजिए। आज वैक्सीन हमने देने का काम किया है, केवल भाजपा के लोगों को नहीं, पूरे देश के लोगों के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए देने का काम किया है। आज पहली डोज 100 करोड़ लग गई है और दूसरी करोड़ भी 75% लगी है। इससे आज हम तीसरी वेव को कह सकते हैं कि निकल के बाहर जा रही है। वर्मा जी, बहुत ही अहम आप यहाँ पर बात कर रहे हैं और इसीलिए हम चाहेंगे कि आपके साथ एक अलग से खास बातचीत हम करें। पहले हम फरज जी हमारे साथ मौजूद है, एक रिएक्शन आपका लेकर मैं इस चर्चा को खत्म करूंगी और उसके बाद आपसे एक खास बातचीत करेंगे। फरज जी, जिस तरह से इस इलाके की अगर हम बात करें, महिलाओं के लिए 3 तलाक का एक मुद्दा रहा जो काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है, मील का पत्थर की तरह से उसको सामने लाया गया। जब पॉपुलेशन यहाँ पर मुस्लिम मतदाता तय करेंगे इस बार के हार या जीत, इस इलाके से कौन होगी पार्टी, कितना अहम लगता है ये मुद्दा आपको? और जिस तरह से एक हिजाब का मुद्दा भी इस बार तूल पकड़ लिया है उस मुद्दे ने, उन दोनों मसलों को लेकर के आप क्या कहेंगी? बहुत संक्षिप्त में बताइए। देखिए, जो पहले तो मैं डीडी न्यूज़ के समस्त लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहूँगी। और जो 3 तलाक का मुद्दा था, ये मुस्लिम महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि महिलाएं खुद कफन बांध के सड़कों पे उतर के आ गई थी। और ये उन महिलाओं के लिए मुद्दा था जो पीड़ित थी। ये उनके लिए नहीं था जो अपने परिवार में, अपने घर में सुख शांति से रह रही हैं। और इसको सोचना सबको चाहिए, क्योंकि ये हादसे किसी की बेटी के साथ भी हुए हैं, किसी की बहनों के साथ भी हुए हैं। तो उस टाइम महिलाएं सड़कों पे उतर के आई, उन्होंने अपनी लड़ाई को खुद लड़ा। और ये लड़ाई एक ज़माने से चल रही थी, लेकिन मुस्लिम महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ एक नारा ये देती हैं कि 3 तलाक के मुद्दे पर हम मोदी जी के साथ हैं, आपने हमारा साथ दिया, हम आपके साथ हैं। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं किसी विशेष पार्टी से संबंध नहीं रखती, लेकिन मैं एक आम बात बताती हूँ मुस्लिम महिलाओं की। 3 तलाक का कानून बनने के बाद, जिस तरह 3 तलाक का कानून नहीं बना था, उससे पहले लगातार मेरे पास केस आते थे। छोटी छोटी बातों पे तलाक हो जाता था, बेटी पैदा हो गई तो 3 तलाक दे दिया। उन हालातों को देखते हुए बाद में कानून बनने के बाद ये केसेस बहुत कम हो गए। इससे महिलाएं बहुत खुश हैं, मुस्लिम महिलाएं। और मैं लगातार उनसे फ़ोन पे भी संपर्क में हूँ, मैंने बैठकें भी की और मैंने उनका रुझान जाना, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुस्लिम महिलाओं का रुझान है। इसके साथ साथ बात रही, आपने अभी बुर्के की बात की। बुर्के के बारे में वैसे तो मैं बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन जब आपने सवाल किया है तो मैं जवाब दूंगी।
बुर्का एक ऐसी चीज है कि जिसके लिए मैं नहीं ओढ़ती हूं, मुझसे जबरदस्ती करके कोई उड़वा नहीं सकता और किसी से कोई उतरवा नहीं सकता। ठीक है, ये एक मर्यादा है, एक पर्दा है। हिंदू समुदाय में घूंघट किया जाता है, क्रिश्चियंस में भी स्कार्फ लगाया जाता है, तो इस पे बुर्के पे मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगी। ठीक है। तो बहुत अहम आपने यहाँ पर बात कही, क्योंकि खासकर जो महिलाएं हैं उनका वोट इस पूरे चुनाव में ही नहीं, बल्कि हमने देखा कि जब भी अब कोई चुनाव हो रहा है, मुस्लिम मतदाता हार या जीत का निर्णय ले रही हैं, वो तय कर रही हैं। और पहले ये माना जाता था कि अपने घर के दबाव में या किसी दबाव में वो वोट करने जाती थी, लेकिन अब वो स्वच्छंद है और सीधे तौर पे वो तय करती हैं कि आखिर वो कहाँ पर पहुंच रही हैं और कहाँ पर जाकर के उनका मत पड़ने वाला है। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ थे इस चर्चा में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। जब 74% साक्षरता रेट महिलाओं का पूरे देश में है, उत्तर प्रदेश में 63% क्यों है? 26% से ऊपर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, मतलब महिलाओं का नौकरी पेशा होना पूरे देश में है, उत्तर प्रदेश में 10% से नीचे क्यों है? इस प्रदेश की महिलाएं पढ़ना चाहती हैं, वो नौकरी करना चाहती हैं, वो स्वावलंबन चाहती हैं, वो सम्मान चाहती हैं, वो सुरक्षा चाहती हैं। जब हाथरस की उस बेटी के साथ अन्याय हुआ, रात में वो बेटी जला दी गई, तब सारी पार्टियों के नेता कहाँ थे? उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद में आप चले जाइए, राजधानी से लेकर किसी भी कोने के तक, गांव-गांव तक आप कह सकते हैं गुंडा राज मुक्त उत्तर प्रदेश को किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। यहां की बेटियों को सड़कों पर निकलना शाम को मुश्किल हो जाता था, मन चले कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। एक ऐसा संरक्षण सरकार की ओर से मिलता था कि व्यापारी को भी शाम को दुकान को ताले लगाकर पहले घर जाना पड़ता था। आज वो वातावरण बदला है। एक ऐसा डर, खौफ जो 2017 से पहले देखने को मिलता था, वो आज नहीं है। आज बेटियां कॉलेज जा सकती, स्कूल जा सकती, काम पर जा सकती हैं। बरेली के अंदर हमारा डीडी कॉन्क्लेव लगातार यहां पर जारी है और इस समय हमारे साथ बरेली जो कॉलेज हैं उसके हमारे साथ पत्रकारिता के कुछ छात्र इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि इनके भी अपने अलग अलग मुद्दे हैं। आप मुझे बताइए, आप युवा भी हैं, पत्रकारिता के आप छात्र भी हैं, इस चुनाव को अगर आप देखें तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो उठने चाहिए? एक युवा के नाते मैं पूछूंगा। सर, एक युवा के नाते मेरे पास जो मुद्दे हैं वो एजुकेशन को लेकर हैं, क्योंकि रोहिलखंड जो डिवीज़न है उसमें मात्र एक यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट की और बहुत सारे यहाँ पर जो है स्टूडेंट हैं, तो उनके क्या इतनी दूरी से आते हैं तो वो रेगुलर जो पढ़ाई है, स्टडी है, वो नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। कुल मिला के जो बरेली के आसपास के जो जिले हैं वहाँ पर भी एजुकेशन की और सुविधाएं बढ़नी चाहिए। आप लड़की भी हैं, मैं एक लड़की के नाते अगर आपसे पूछूं तो आपको लगता है कि यूपी के अंदर कुछ बदलाव हुए हैं, लड़कियों की एजुकेशन के लिए काम हुए हैं? सुरक्षा की बात करें लड़कियों की, ऐसे मुद्दे आपको लगते हैं, ऐसे काम हुए हैं कुछ? सर, थोड़े बहुत तो ये काम हुए हैं, बट पूरी तरीके से ये काम नहीं हो पाए हैं, क्योंकि लड़कियों का बाहर निकलना ये हमारे इधर तो हो सका है, लेकिन बहुत से अभी ऐसी जगह हैं जहाँ पे लड़कियाँ कुल मिला के बात यही है कि देखिए काम हुए हैं लेकिन और भी कुछ करना बाकी है। इस तरह की यहाँ युवाओं की बातचीत सामने निकल कर आई है।